हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के लिए फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने पहला लेक्चर डाला था उसमें मैंने इसका जो सिलेबस था, फिजिक्स का जो सिलेबस था उसको काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। यह जो लेक्चर होगा वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जहां से साइंस के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे के लिए होगा, तो ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी 9th से लेकर 12th तक का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होगा उन सबको आपको पढ़ना होगा। पी बाई क्यू को देखिए कि प्रश्न जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसको देखने के बाद जो 9th एंड 10th तो पूरा करना है, 9th एंड 10th तो पूरा करना है, लेकिन 11th एंड 12th की जो चीजें हैं वो वही करनी है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यह जो लेक्चर है वो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। तो वो मैंने आपको वो जो लेक्चर है वो आप पहले देख लीजिएगा। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन। ठीक है, मापन। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वही चीजें हम यहाँ से देखेंगे। यह जो लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको लैंग्वेज में कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जो फिजिक्स है वो इन्हीं ब्रॉड चैप्टरों में बटा हुआ है। तो इन्हीं ब्रॉड चैप्टरों में हमने सबसे पहले मैकेनिक्स को कहा कि हम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। तो आखिर मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर हमको करनी है। तो मैकेनिक्स आखिर है क्या। तो मैकेनिक्स जैसे एक फिजिक्स का ही ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो कई सारे पार्टों में डिवाइड होती है, तो उसी में से एक मैकेनिक्स है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में। तो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, हम गति के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फोर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं बल के बारे में, और हम पढ़ते हैं कि इनका इफेक्ट क्या हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, उनको हम देखते हैं। ठीक है, जब आप किसी पे बल लगाते हो तो वो कैसे मूव करता है, उसके मूव करने का रीजन क्या है। ठीक है, जब कभी आप फोर्स लगाते हो किसी पे, फोर्स जब लगा रहे हो आप, तो वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे वो गति कर रहा है। आप देखते होंगे कि स्प्रिंग में फोर्स लगाते हो तो वो डिफरेंट टाइप की गति करती है। आप किसी कंकड़ को फेंकते हो तो वो डिफरेंट टाइप की गति करती है। तो जो मोशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स, इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें पढ़ा जाता है। एंड उसके बाद पढ़ा जाता है यहाँ पे कि इसका काउज क्या रहा। कोई वस्तु है, उस पे हमने फोर्स लगाया, तो ये मूव किया, तो इस मूव करने का, इस मूवमेंट का काउज क्या है, व्हाट इज द काउज, या फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स मूवमेंट व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसका इन्फ्लुएंस जो होगा उसको भी पढ़ा जाता है इसमें। इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो उसके इन्फ्लुएंस को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस किस किस चीजों का पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस किस किन किन चीजों का पढ़ेंगे। तो इन्फ्लुएंस आपको पढ़ना होगा इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है
उसका इन्फ्लुएंस का क्या पड़ रहा है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मोमेंटम, इन्फ्लुएंस ऑफ मोमेंटम। तो ये सब चीजें हैं जो आपको मैकेनिक्स में पढ़नी होती है। तो मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एक बार फिर से देख लें। तो मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें आपको मोशन एंड फोर्स को पढ़ना होता है, जिसमें आपको मोशन, फोर्स और इसका जो प्रभाव होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो पढ़ना होता है। इस प्रभाव में वो मूव कैसे करता है, हाउ द बॉडी मूव्स एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स मूवमेंट व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मूवमेंट कैसा होता है, उसके मूवमेंट का कारण क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस, किस किस चीजों का इन्फ्लुएंस को हम पढ़ेंगे, किस किस चीजें का इन्फ्लुएंस को पढ़ेंगे। तो फोर्स का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, व्हाट विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी, इन्फ्लुएंस ऑफ मोमेंटम। तो ये सब चीजें जो है वो आपको मैकेनिक्स के अंदर रखा जाता है। जो मैकेनिक्स होते हैं उनको ब्रॉडली टू पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स जो होता है उसको ब्रॉडली टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत ऊपर की चीजें हैं, बस हम डिवाइड थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द सेकेंड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल एंड क्वांटम टू टाइप से डिवाइड हो गए। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें क्या होता है कि इसमें हम फोकस करते हैं कि मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम फोकस करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मोशन को हम इसमें पढ़ते हैं, उसी पे मेन फोकस करते हैं। और उसका जो प्रोजेक्टाइल, किसी चीज को हम फेंकते हैं तो वो उसका रेंज क्या है, तो रेंजिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम क्लासिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्लासिक मैकेनिक्स को फर्दर टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं लेकिन विदाउट कंसिडरिंग इट्स काउजेज। मोशन का क्या काउज रहा इसको हम नहीं पढ़ते हैं, बस उस मोशन को हम पढ़ लेते हैं डिटेल से। तो ये कहा काइनेमेटिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स होता है कि स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्स। वो जो फोर्स है उसको, जो काउजिंग, उसके लिए जो फोर्स काउज कर रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव करने लगा। ठीक है, ये मूव करने लगा, इसमें गति आ गई। तो इस गति को कहाँ हम पढ़ते हैं, तो इस गति को हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स। तो ये काइनेमेटिक्स में हम इस गति को पढ़ लिए। अब ये जो मोशन हुआ, ये जो गति हुआ, मूवमेंट जो हुआ, इसको तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ ये जो फोर्स हमने लगाया इसके काउज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स एंड जो ये मूवमेंट हुआ, इन दोनों को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स को हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमको कौन कौन सी चीजें करनी है, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, हमें दोलन पढ़ना है, ठोस एवं तरल पदार्थों का जो यांत्रिक गुण होता है उसको पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना है, काम मतलब कार्य, कार्य को पढ़ना है, ऊर्जा को पढ़ना है और शक्ति को पढ़ना है, गति को पढ़ना है, इकाई और माप को पढ़ना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो तो यही आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम इस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आई थिंक 2 या 3 पार्ट आएंगे छोटे छोटे। तो 2-3 पार्टों में हम इसको पूरा तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें हैं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है? तो ये एक फिजिक्स का एक फाउंडेशन चैप्टर है, यहाँ से आपको बेस बनता है। आखिर यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आप अपना वजन तौलते हो तो वो केजी में बताते हो ना। अब ये केजी होता ही नहीं, तो आप किस में बताते हैं? आप इस केजी में बताते हैं। अब कोई ये केजी है, मान लिया कि ये केजी भारत में अलग होता और ये केजी जो है वो यूएसए में अलग होता, तो क्या ये सही होता? नहीं। तो इसी चीज के लिए जो इक्वलिटी लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि एक साइंस में स्टडी करने के लिए, जैसे बायोलॉजी में आप देखते हो ना, साइंटिफिक नेम होता है हर चीजों का, वो चाहे आप किसी भी भाषा में उसको बोलो, वो साइंटिफिक नेम सेम ही होता है। तो उसी तरह से यूनिट एंड मेजरमेंट भी होता है, जिसको लाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है? तो यूनिट एंड मेजरमेंट आखिर है क्या? तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सिर्फ आप मापन को ही पढ़ते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कैसे मेजर करें। फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, भौतिक जो राशियां होती हैं, उनके मेजरमेंट को हम इसको पढ़ते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो यही चीजें यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा जाता है। ठीक है? यूनिट जो होता है उसको स्टैंडर्डाइज्ड करना जरूरी था, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कौन कौन से बेनिफिट होंगे। ठीक है? तो सबसे पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा इससे। ठीक है? आप यूएसए में नापो चाहे ब्रिटेन में नापो, हर जगह चीजों है वो समान मिलेंगी। उसके बाद क्लियरिटी मिलेगी इसमें। तो स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहला बेनिफिट है। क्लियरिटी इसका बेनिफिट हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन आप कर पाओगे। आप किसी भी देश में जाओ, केजी अगर है तो वो केजी है बस, चाहे वो भारत में हो चाहे वो किसी और कंट्री में हो। कंपैरिजन आप कर पाओगे किसी चीजों को। अब दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। अब दोनों के बारे में कोई जानकारी हमें है ही नहीं, तो कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे? लेकिन हमें जानकारी है कि ये जो है वो 5 केजी का है, यह जो है वो 6 केजी का है, तो आई कैन से कि ये जो है वो इससे बड़ा है, तो कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है? उसके बाद मतलब लीगलाइजेशन हुआ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ, एरर को सुधारा गया। तो ये सब इसके बेनिफिट्स होंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के, जो आपके बेसिक के लिए बस जरूरी है। यहाँ से सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है? तो ये हिंदी में है। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या है। यहाँ पे हमने देखा, देखिए क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट टू एक्सप्रेस देम। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की, तो अब डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। यह जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है क्या? तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको दो टाइपों से आप इनको समझ सकते हो। ये जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां, ये जो भौतिक राशियां हैं इनको टू टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। पहला जो हो गया वो वेक्टर और स्केलर हो गया। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो हो गया वो दूसरा टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो बेसिक होंगे, कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो इसी बेसिक से मिलकर बने होंगे। बेसिक में कुछ जुड़ा होगा और उसके साथ मिलकर ये बना होगा। तो कुछ ऐसे भी है जो फंडामेंटल है और कुछ ऐसे भी हैं जो जो मतलब कि क्या बोले, जो बेसिक है। ठीक है? फंडामेंटल है एंड डिराइव्ड है। तो ये क्वांटिटीज होती हैं। अब इस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए, कोई यूनिट चाहिए इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो उसी यूनिट को बोलेंगे आप फंडामेंटल यूनिट। अब उसी इस जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको मेजर करने के लिए कोई क्वांटिटी चाहिए, तो उसी को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है? डिराइव्ड यूनिट। और यहाँ आता है वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो
जैसे आप वेक्टर और स्केलर के बारे में जानते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और स्केलर क्या है? तो स्केलर में केवल और केवल डायरेक्शन होता है, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ, डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जो इस वेक्टर और स्केलर के अंदर नहीं आ पाते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाती है कि वो केवल मैग्नीट्यूड, केवल डायरेक्शन, इन सब से वो एक्सप्लेन आप उसको नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जो एक्सप्लेन आप चीजों को नहीं कर पाते हो, जैसे क्वांटिटीज को, तो इन क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसोर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसोर क्वांटिटीज, ये याद रखिएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से आपका सवाल पूछ लिया जाएगा, या फिर एग्जाम्पल से सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा है वो टेंसर क्वांटिटी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंसर राशि। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेस आती है, स्ट्रेन आती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आता है, और रेमेन कर्वेचर आता है। तो ये आपको 5 याद रखने हैं। यहाँ से सवाल यदि पूछे जाते हैं तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, आप इसको कर लोगे। तो अब हम बढ़ते हैं इन क्वांटिटीज के डिस्कशन में। तो सबसे पहले हम वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी को देखेंगे। तो चलिए वेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि उसका कोई वैल्यू होगा, एंड डायरेक्शन कहने का मतलब कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी हो। तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसको अगर आपको जो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 6 7 ऐसे कुछ होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें जब होगी तो उसको वेक्टर कहा जाता है। आप इसे काफी बेसिक से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेक्टर निम्न में से कौन सा है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। या फिर आपसे जो डेफिनेशन पे सवाल पूछा जाएगा तो डेफिनेशन आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और इसके साथ ही एक लॉ होता है, एडिशन लॉ, जो हमको 11th में पढ़ना होता है, यहाँ नहीं पढ़ना है। तो ये 3 चीजें यदि वो रहती है उसके पास, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस एडिशन लॉ, जोड़ का नियम यदि वो फॉलो करता है तो उसको बोल देंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि वो फॉलो नहीं करता है तो उसको बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो विस्थापन है, वेलोसिटी जो है वो वेग है, फोर्स जो है वो बल है, एक्सेलरेशन जो है वो त्वरण है, मोमेंटम जो है वो संवेग है। तो ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस संवेग को क्या कहते हैं? तो बेसिक में आप देख लीजिए, मोमेंटम जो होता है मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब P बराबर mv। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो ट्रायंगल बनता है ये चेंज को दिखाता है, डेल्टा इसको बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन हो गया। उसी तरह से फोर्स होता है कि पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन हो जाता है। उसी तरह से वेलोसिटी हो जाता है कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया? तो ये वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम डिस्टेंस होता है, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका कैरेक्टर क्या क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कैरेक्टर क्या है, इसको हम देखते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक एरो डाल के रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि आपको वेक्टर का चाहिए तो वो एरो डालकर किया जाता है, ठीक है। और ये जो एरो वाला होगा ना, ये डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। एरो का जो पॉइंट होगा, ये किसको दिखाएगा, तो ये डायरेक्शन को दिखाएगा। इसका डायरेक्शन कैसा है उसको दिखाएगा। ये जो है वो एडिशन लॉ को फॉलो करता है, मैंने बताया ना, जोड़ का जो नियम होता है उसको फॉलो करता है, जो कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ इसको कहा जाता है। पैरेललोग्राम के यूज से होता है या फिर ट्रायंगल लॉ के यूज से होता है। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला जो है वो विस्थापन, 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 ठीक है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, फोर्स मतलब बल, मोमेंटम मतलब संवेग। उसके बाद वेट हो गया, वेट। उसके बाद वेट मतलब भार। याद रखिएगा मास यहाँ पे नहीं आता। मास ऐसे हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ भाई, ये मास है ना, ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर में आ जाएगा, बाकी वेट है, जो भार है, वो वेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क, जब ऐसे रस्सी है ना, आप में ऐसे रस्सी होती है, ऐसे मतलब कि आप इस तरह से रस्सी को रखे हो, अचानक से जो खींचते हो तो उसमें जो टेंशन आता है ना, वो टॉर्क कहलाता है। बाकी डिस्कस करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, लिफ्ट, ड्रैग, किसी चीज को उठाते हो, किसी चीज को खींचते हो। थ्रस्ट, याद रखिएगा, थ्रस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, लीनियर इम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, करंट, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये सब इसके एग्जांपल्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल जो है वो आपके पूछे जाएंगे। सारी चीजों को मैंने एक एक कर कर यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। तो एक शॉर्ट में आप जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये फाइनल इनिशियल पॉइंट है, एंड दिस वन इज फाइनल। तो आप यहाँ से ऐसे जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे 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 जा सकते हो। मान लिया कि कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से गया, यहाँ गया, और यहाँ गया। ऐसे कोई व्यक्ति है, वो गया और फिर यहाँ चला गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ आया, उसके बाद यहाँ गया, उसके बाद यहाँ अपने पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस जहां से आप निकाल दो फाइनल एंड इनिशियल के बीच, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे आपको बताया, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। उसी तरह से फोर्स पुश पुल लगते हैं, मोमेंटम P बराबर एम भी, सारा चीज का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप देख लोगे। वेट, वेट एग्जाम्पल देखिए, 100 न्यूटन का वेट है ऑन अर्थ, द वेट इज 100 न्यूटन, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसमें डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी 100 है, और इसका डायरेक्शन कहाँ है, तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 15 न्यूटन कुलम एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट इन द रीजन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है, टॉर्क हो गया। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क का देखिए एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी हो गया, देन एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। बस याद रख लीजिए, एग्जांपल सारे चीजों को आपको दिया हुआ है। मैं पीडीएफ जब शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिफ्ट में जो है एरोडायनेमिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद ड्रैग करते हो आप, उसके बाद थ्रस्ट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इसका भी डायरेक्शन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे आप चलते हो पैदल, तो आपका ये जमीन है, आपका पैर यहाँ पे पड़ा, आपका पैर यहाँ पे पड़ा, तो ये
आप आगे की ओर जा रहे हो ना, तो ये पीछे की ओर फोर्स लगता है, तभी आप आगे की ओर बढ़ पाते हो। तो ये फ्रिक्शनल हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, एक ग्रेविटेशन है उसका फील्ड होता है। लीनियर इम्पल्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो ये सब चीजें हैं वो वेक्टर में आती हैं। उसी तरह से जो स्केलर होते हैं, स्केलर में क्या है, वो केवल और केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सारी चीजें इसके पास मैग्नीट्यूड होती हैं। और मैग्नीट्यूड क्या है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें है हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। इसको ऐड किया जा सकता है अलजेब्रिकली, ठीक है। और इसका एग्जांपल है मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि भार, टेम्परेचर ताप, समय, गति, डिस्टेंस का क्या हो गया, दूरी, एनर्जी हो गया, ठीक है, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, विद्युत चार्ज, पता नहीं क्या होता है इसका हिंदी। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद विभवांतर बोलते हैं। उसके बाद डेंसिटी हो गया, घनत्व, हाँ घनत्व शायद इसको बोलते हैं डेंसिटी को। प्रेशर हो गया, दबाव जब लगाते हैं। वॉल्यूम हो गया, आयतन। एंट्रोपी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो स्केलर क्वांटिटी में आती है। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होगा, तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन होगा। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा है वो स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी नहीं है, और इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखिए, मास, तो कोई व्यक्ति है उसका मास है, तो वो उसका मास जो होगा वो केजी में आप मेजर कर दिए, लेकिन उसका डायरेक्शन तो नहीं होगा कि मास जो है वो किस डायरेक्शन में। टेम्परेचर होगा, आपने मान लिया कि 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री सेल्सियस किधर, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, अपवर्ड डाउनवर्ड, 30 डिग्री किधर। टाइम मेजर किए कि हमको दौड़ने में 5 सेकंड लगा, तो इस 5 सेकंड किधर लगा, तो कोई डायरेक्शन है इसके पास नहीं, तो इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जब आपको डेफिनेशन पता होगा कोई भी चीजों का, ये जो क्वांटिटी है उसका डेफिनेशन आपको पता होगा, तो आप चीजों को आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसमें याद करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अब एनर्जी होगा, तो एनर्जी किसी डायरेक्शन में थोड़ी होगा, काम करेंगे तो वो किसी डायरेक्शन में थोड़ी करेंगे। मान लिया कि हमने काम किया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें डायरेक्शन में थोड़ी काम करेंगे। पावर है, आपके पास शक्ति है, तो मान लिया कि आपके पास शक्ति है, तो वो शक्ति किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में थोड़ी हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है सवाल। डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, दबाव हो गया, आयतन हो गया, एंट्रोपी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो ये वेक्टर के एग्जांपल्स हो गए। तो हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को देखा, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को, इसको यदि कंपैरिजन कर लें तो इसके फीचर्स में कंपैरिजन हम करें तो डेफिनेशन क्या होता है, तो स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, और ये एडिशन लॉ को फॉलो करता है, एडिशन लॉ को फॉलो करता है। एग्जांपल्स में बात करें तो मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। उसके बाद ये एडिशन एडेड एल्जेब्रिकली, एडेड यूजिंग वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन को ही ऐड फॉलो करता है, ना कि अलजेब्रिकली इसको फॉलो करता है। मतलब ये कैसे ऐड करेगा, ये 20 प्लस 20 होगा तो आप नॉर्मली 40 कर दोगे, लेकिन ये जो है वो अलग रूल फॉलो करेगा। ये जो है वो 20 प्लस 20 को आप 40 नहीं कर सकते हो, ये अलग रूल फॉलो करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको एरो से दिखाया जाता है, और प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू भी वहां पे दिखाया जाएगा, इसका डायरेक्शन मिक्स्ड मान लेंगे ऐसे करके, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें वेक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इनके बीच कंपैरिजन हो गया। तो वेक्टर और स्केलर से आई थिंक इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा, तो आपको एग्जांपल्स बस याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम यूनिट एंड मेजरमेंट में फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखते हैं। तो फंडामेंटल कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई अदर क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसको केवल और केवल हम खुद से ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, कोई किसी का फादर है, उसका सन है। तो मान लिया कि सचिन तेंदुलकर है,
सचिन तेंदुलकर आप मान लो एग्जांपल से, तो उसका जो बेटा है, उसको अपना नाम इनसे अधिक बनाना पड़ेगा, अन्यथा इनका जो इसका बेटे का जो नाम होगा, वो सचिन तेंदुलकर के ही नाम से चलेगा, सचिन तेंदुलकर के ही नाम से चलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अपना नाम इसको चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो ये ऐसी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जो मतलब कि किसी विदाउट टर्म के ही आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी तभी आप उनको कर पाओगे। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो जो मेजर करती है उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, एंड जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करेगी उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में आ जाता है, सबसे पहला मीटर आ जाएगा, तो मीटर का एम देते हैं सिंबल। उसके बाद लेंथ आ जाएगा, मीटर हो गया किसके लिए, लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए, मास के लिए। सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल बेस्ड फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होगा कि इसमें कुछ शामिल नहीं होता, वो बेसिक खुद में अपना नाम करने के लिए काफी है, खुद ऐसा काम किया है कि उसका नाम है। ठीक है, ना कि अपने पिताजी का नाम यूज कर रहा है या फिर अपने कोई रिश्तेदार का नाम यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये कुल फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो 7 होती हैं, और 2 जो है वो सब्स्टिट्यूशनल यूनिट होती हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसमें उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई और फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो मेजर करता है वो फंडामेंटल यूनिट होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी को जो मेजर करता है वो डिराइव्ड यूनिट होगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है। ठीक है, ये किसी की जरूरत पड़ती है, जैसे वेलोसिटी को आप डिवाइड कर रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को आपने लाया ना, डिस्प्लेसमेंट को आपने लाया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, तो लेंथ में आ जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो आ गई ना। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम आ गया ना यहाँ जी, यहाँ भी टाइम आ गया ना जी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ये आपको याद रखना है। जैसे मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए आ गया, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए यूनिट आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें तो हमने यूज किया ना, हमने सेकंड को भी यूज किया, हमने मीटर को भी यूज किया, इसका अपना थोड़ी वैल्यू है। लेकिन देखिए, सेकंड टाइम का तो अपना एक वैल्यू है सेकंड। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड और फंडामेंटल क्या है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो कई सारे हैं, मेजरमेंट के लिए कई सारे तरीके जो है वो यूज किए जाते हैं। प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही जो समस्या जो मेजरमेंट है वो उसके लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती है। जब जब हम आधुनिक होते गए तो हमने इसको और स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, हर चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो स्टैंडर्डाइज करने के बाद हमें कई सारे यूनिट्स हैं जो मिली, जिनका हिस्ट्री चला, और लास्ट में हम एसआई यूनिट पर पहुंचे, जो कि 1960 ईस्वी 1960 में अडॉप्ट किया गया। यहाँ से सवाल जो है वो एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो कई सारे यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। उसके बाद इंपीरियल सिस्टम आता है, नेचुरल यूनिट्स आता है, एटॉमिक यूनिट आता है, गॉसियन यूनिट आता है, यूएस कस्टमरी यूनिट आता है, ये यूएसए में बस यूज होता है, तो इसको नहीं देखना है। ये सब चीजें हैं उनको छोटा थोड़ा थोड़ा देखना है, ये सब चीजें हैं उनको थोड़ा थोड़ा देखना है। मेन हमारा इसी पे फोकस होगा, एसआई यूनिट, क्योंकि इसको जो वैश्विक रूप से इसी को मान्य है, वैश्विक रूप से यही सबसे ज्यादा मान्य है, साइंटिस्टों के द्वारा भी यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए अब एक एक कर कर हम यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनको चलेंगे लेके। तो इसमें आता है सीजीएस यूनिट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको फ्रेंच यूनिट भी कहा जाता है, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस
यूनिट करने के, मेजरमेंट करने के तरीके को फ्रेंच सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। तो जो सीजीएस है उसको मैट्रिक सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लेंथ, मास और टाइम के लिए जो यूनिट होती है, लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर, मास के लिए होता है ग्राम और टाइम के लिए होता है सेकंड। ये जो होता है वो साइंटिफिक लिटरेचर जो पुराने पुराने हैं वहां पे यूज किया जाता है, जो फिजिक्स है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड ये ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम होता है। ब्रिटेन में फुट में ही होता है, पाउंड में ही होता है, सेकंड में ही होता है। तो इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए फुट यूज किया जाता है, वहीं लेंथ को मेजर करने के लिए सीजीएस में सेंटीमीटर यूज किया जा रहा था। तो लेंथ में फुट करते हैं, मास को मेजर करने के लिए पाउंड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ केजी में यूज होता है ना, तो वो पाउंड में यूज करता है वो लोग। एक केजी में लगभग 453 के आसपास पाउंड होता है। ठीक है, 453 के आसपास। उसके बाद टाइम को हमने सेकंड में यूज किया, तो टाइम सेकंड में हर जगह यूज होगा, लेकिन मास और लेंथ हर जगह बदलता है। जैसे एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम में होता है लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा और मास के लिए किलोग्राम आ जाएगा और टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा। ठीक है। तो ये कई सारे हैं जो कि कॉमनली साइंटिफिक एप्लीकेशंस सबसे ज्यादा जो यूज होता था। मैट्रिक जो सेकंड है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक होता है। और यही जो है वो एमकेएस सिस्टम जो है उसने एसआई यूनिट का फाउंडेशन रखा और आगे चलकर 1960 में एसआई यूनिट को अडॉप्ट कर लिया गया, जो कि इंटरनेशनली यूज किया जाता है। ठीक है। तो एसआई यूनिट जो है वो इंटरनेशनली यूज किया जाता है। 1960 ईस्वी में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट हुआ था फ्रांस में, वहीं पे इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें माना गया कि जो ऐसा यूनिट है वो 7 है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो है वो बेसिक है। इसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है, इसमें कोई भी चीज जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। और इसके साथ दो अलग से यूनिट है। ठीक है, इसके साथ दो अलग से यूनिट होती है, रेडियन और अस्टेरेडियन। रेडियन, स्टेरेडियन, ये दो यूनिट है। ये जो दो यूनिट है इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। और ये जो है वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। ये जो होगा वो फंडामेंटल हो जाएगा। ये बेसिक यूनिट हो गई, फंडामेंटल यूनिट, और ये सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। इसमें जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसमें लेंथ के लिए क्या यूज किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट जो है वो यूज किए जाते हैं। उसी तरह से जो सबसे जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है उसमें होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। ठीक है, पहला होता है रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। तो रेडियन क्या है? रेडियन जो होता है वो कोई समतल पे बना जो कोण होता है उसको रेडियन कहते हैं। कोई ऐसा सरफेस है उस पे जो एंगल बनता है वो रेडियन कहला जाएगा। वहीं अस्टेरेडियन जो होता है, अस्टेरेडियन जो होता है वो सॉलिड एंगल मापने के लिए होता है। सॉलिड एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए अस्टेरेडियन जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कोई एक सॉलिड है, उसमें इफ ये जो रेडियस इसका है, इस रेडियस के बराबर ही यहां से हम आर्क ले लें, ये आर्क जो है वो इसके रेडियस के बराबर ही ले ले, तो यही जो कहलाता है थीटा, ये थीटा जो कहलाया ना, ये जो एंगल कहलाया, यही होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये सॉलिड के लिए यूज किया जाता है और यह किसी समतल के लिए यूज किया जाता है। किसी समतल सरफेस पे जो एंगल नापा जाता है, समतल सरफेस पे जो बना एंगल होता है उसको रेडियन में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल स्वरूप आप देख सकते हो ऐसे। तो ये जो एंगल बना
ये जो थीटा एंगल बना ये रेडियन हो गया और ये अस्टेरेडियन हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको पाई में डिनोट करते हैं रेडियन को, पाई बराबर 180। ठीक है, पाई बराबर 180 होता है, ये आप मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये 1 एस्टेरेडियन कहलाएगा कब, जब गोले की सतह पर, जब गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार एरिया द्वारा गोले के सेंटर पर बनाया गया कोण को 1 एस्टेरेडियन कहा जाता है। ठीक है, ये जो आर्क है वो यदि रेडियस के बराबर हो तो गोले का जो सेंटर है वहां पे जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा कि 1 रेडियन है, 1 एस्टेरेडियन है। ठीक है, तो वो 1 एस्टेरेडियन कहलाएगा। तो ये फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट क्या है, तो यूनिवर्स जो वैश्विकता लाती है, यूनिवर्सल सली लाती है, हर जगह चाहे वो कहीं भी हो ग्लोबली हम उसको यूज कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी लाती है। ठीक है, उसके बाद वो एक प्रिसिजन प्रिसीजन लाती है। तो ये पूरा यूनिट है। ठीक है, इसमें अब कौन कौन से यूनिट और बच गई थी उनको हम देख लेते हैं। तो इंपीरियल यूनिट सिस्टम बच गई। ये जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है जिसमें मेजर किया जाता है, यूके में ये मेजर किया जाता है। पहले जब कॉलोनी थी उस समय ये मेजर किया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम है वहां पे यूज किया जाता था। इसमें इंच, फीट, यार्ड, माइल ये सब लेंथ के लिए यूज होता था, और पाउंड होता था, ओंस होता था, ये सब मास के लिए होता था। ठीक है, नेचुरल यूनिट जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये फिजिक्स में यूज किया जाता है, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में एंड रिलेटिविटी में ये यूज किया जाता है। तो ये सवाल यदि पूछ लिया जाए तो हो सकता है नेचुरल यूनिट आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके जो एग्जांपल्स आपको प्लैंक्स क्वांटम जो होता है वो याद रखिएगा, जो फंडामेंटल फिजिक्स जो है वो वहां से होता है। उसके बाद एटॉमिक यूनिट होता है, ये एटॉमिक फिजिक्स में यूज होता है और केमिस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इस यूनिट में करा जाता है। ठीक है, उसके बाद गॉसियन यूनिट होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म में ये यूज किया जाता है गॉसियन यूनिट को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमने यहाँ से इतना तो पढ़ लिया। अब डिराइव्ड यूनिट है वो कौन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो डिराइव्ड यूनिट है उनको देखेंगे। ठीक है, उनके डायमेंशन को देखेंगे, उसके सिंबल को देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो कई सारे जो यूनिट है, मापन का जो तरीका है, उनको हम लेक्चर में देख लेंगे, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, डेका, ये सब जो होता है। उसके बाद एरिया है, उसका डायमेंशन क्या होता है। तो ये सब चीजें जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो बेसिक चीजें जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये सब जो बेसिक सी चीजें होती हैं, 1 लाइट ईयर में कितना होता है। ठीक है, पार्सेक क्या है, एस्ट्रोनॉमल यूनिट क्या है, ये सबको देखेंगे कि कौन से यूनिट है, उनको कैसे मेजर किया जाता है, उनको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, उनमें तुलना करके हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो यूनिट्स के जो कंपैरिजन पे होगा। तो उसको वो जो लेक्चर होगा वो पार्ट नंबर 3 होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो है वो पूरा समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को अभी तक देखा है, लास्ट तक आपने वीडियो को देख लिया है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।